अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन व अराकीन, शहनशीन व तशरीफ़ फरमा हज़रत मौलाना हैदर आगा साहब, हज़रत मौलाना मसूद हुसैन मुश्तैदी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली, नौ मुंतखब शुदा रुकन क़ानून साज कौंसल, अराकीन बल्दिया, अज़ीज़ान मिल्लत, मैं आप तमाम के दरमियान में खड़े होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ सदर क़ायद मिल्लत को ख़राज तहसीन, ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए ये जलसे का इनेक़ाद अमल में लाया गया है। अभी आप तमाम ने क़ायद मिल्लत के बारे में ज़िम्मेदारों की बसीरत फ़रोज़ तक़ारीर को सुना और यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी अपने मरहूम क़ायदीन के क़ुर्बानियों को और मेहनत को फरामोश नहीं कर सकती। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इन्हीं क़ायदीन की मेहनत जुस्तजू की बिना पर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये मुकाम हासिल हुआ। जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फ़िरक़ा परस्त कहते हैं, फ़िरक़ा परस्ती का इल्ज़ाम लगाते हैं, शायद वो मजलिस की तारीख़ से नावाकिफ़ होंगे। ये जलसा मरहूम क़ायद मिल्लत के उन्वान से मुनक़्क़द किया गया है। मैं उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि करनूल में जब रामकृष्ण परमहंसा की 100 साला तक़ारीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया, उस जलसे में क़ायद मिल्लत को मदऊ किया गया था और क़ायद मिल्लत ने वहाँ पर अपनी तकरीर की थी, जिसको उन तमाम लोगों ने जो सुना उसकी तारीफ की। क़ायद मिल्लत के इंतकाल के बाद अगर ताज़ियती बयानात को आप पढ़ेंगे तो सरोजनी नायडू का वो बयान अगर कोई पढ़ेगा तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि क़ायद मिल्लत की खिदमात, उनकी सोच और फिक्र क्या थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर फ़िरक़ा परस्ती का इल्ज़ाम ये नया नहीं है, बहुत पुराना है। हम हमेशा अपने काम के ज़रिए इन इल्ज़ाम लगाने वालों को जवाब देते गए। हमने अपने इत्तेहाद के ज़रिए इन इल्ज़ाम लगाने वालों को शिकस्त दी। हमने इलेक्शन में हिस्सा लेकर हिंदुस्तान की जमहूरियत को भी मजबूत किया और इन इलेक्शन में हमने जब अपने इत्तेहाद की बुनियाद पर कामयाबियां हासिल की तो हमने इन इल्ज़ाम लगाने वालों को बताया कि असल फ़िरक़ा परस्त तुम हो, जो हमको सियासी तौर पर मजबूत होने नहीं देना चाहते। आप तमाम लोग वाकिफ हैं कि इलेक्शन कमीशन ने
आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया और इंशाअल्लाह ताला 11 अप्रैल को तेलंगाना में पोलिंग इंतखाबात की हक राय दही का दिन है, वोटिंग का दिन है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। 11 अप्रैल के दिन सुबह के अवलीन सातों में निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह फैसला भी लिया कि हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट से हटकर जो दीगर 16 पार्लिमानी सीटें हैं, हल्के हैं, वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन केसीआर की तायीद करेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला लिया कि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश की जो 25 पार्लिमानी सीटें हैं, वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जगन मोहन रेड्डी की तायीद करेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार का, बल्कि हिंदुस्तान का जो सबसे पसमानदा इलाका है, सीमांचल का वो गरीब इलाका जो बरसों से एक बेबाक आवाज को, एक बेबाक एमपी के लिए तड़प रहा है, वहां पर मजलिस के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान साहब होंगे, जहां पर 18 अप्रैल को वहां पर इंतखाबात होंगे। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। महाराष्ट्र के ताल्लुक से भी वहां पर मजलिस ने जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की तायीद का ऐलान किया। वहां पर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी इंतखाबी मुहिम को चलाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जमहूरियत की कामयाबी, जमहूरियत की मजबूती और जमहूरियत को अपने मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप तमाम अपने वोट का इस्तेमाल करें। यकीनन ये हम तमाम के लिए एक बड़ा लम्हे फिक्र है, तशवीशनाक बात है कि हर इलेक्शन में हमारा पोलिंग परसेंटेज गिरता जा रहा है। और फिर जब इलेक्शन कमीशन ने अपनी तारीख का ऐलान किया तो बाज गोशों से आवाज आई कि भाई रमजान में इलेक्शन होगा तो मुसलमान कैसे वोट डालेगा, क्योंकि आखिरी फेज में 5, 6, 7 फेज में इलेक्शन होगा। तो माह रमजान इंशाअल्लाह ताला 5 मई को शुरू होगा अगर चांद दिखेगा। तो बाज़ हज़रात ने कहा कि कैसे मुसलमान निकल कर वोट डालेंगे। मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूं कि रमजान का इस इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है और हमको बहैसियत मुल्क पार्लिमानी इंतखाबात को जून की 3 तारीख से पहले उसको खत्म करना है। तो रमजान तो हर हाल में आएगा, मगर जो लोग फिक्रमंद हैं कि रमजान में वोट नहीं डाल सकेंगे मुसलमान, मैं उनसे कह रहा हूं मेरे भाई, तेलंगाना में असेंबली का इलेक्शन हुआ तो जुमे के दिन पोलिंग हुई। उस वक्त भी हमारे पास थोड़ी तशवीश थी कि जुमे का दिन है, कैसा होगा, मगर मैंने बार बार आपसे कहा कि जुमे का दिन मुबारक दिन है, हमारी पोलिंग होगी। सुबह के वक्त में पोलिंग हुई, फिर थोड़ा बीच में गैप आया, नमाज के बाद फिर पोलिंग हुई माशाअल्लाह, मगर वो पोलिंग नाकाफी है। तो वैसे ही मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं
कि रमजान को इलेक्शन से मत मिलाइए, बल्कि अगर हम रमजान की बात करेंगे तो हिंदुस्तान को 15 अगस्त 47 को आजादी मिली। तो मैं नौजवानों को बताना चाह रहा हूं, हमारे बुजुर्ग जानते हैं कि 70 साल पहले जब ये मुल्क आजाद हुआ, अंग्रेजों की 200 साला गुलामी के बाद हमको आजादी मिली। जब अंग्रेजों को हिंदुस्तान को छोड़कर जाना पड़ा, जिसमें सन 57 की जंग आजादी में हमारी कुर्बानियां शामिल हैं, अंग्रेज जब इस मुल्क को छोड़कर गए 15 अगस्त के दिन 70 साल पहले भी रमजान था। और अगर मैं गलत ना कहूं तो शायद जिस दिन हमको आजादी मिली उस दिन शब कदर थी। तो मेरे भाई, रमजान तो हम जानते एक मुबारक महीना है। तो जिन रियासतों में माह रमजान के दरमियान में इलेक्शन हो रहा है, मैं उन लोगों से कह रहा हूं कि कोई फिक्र की बात नहीं है। मुबारक महीना है, नुज़ूल कुरान का महीना है। और जब नुज़ूल कुरान का महीना है, जिसमें शैतान को जंजीरों से जकड़कर अल्लाह जहन्नम में डाल देता है, जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है, नेकियों में इजाफा कर दिया जाता है और एक एक नेकी पर 70 नेकी का इनाम, और जो रोजेदार रहता है उसका इनाम अल्लाह देगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुबारक महीना है। जो लोग रमजान को लेकर फिक्रमंद है कि कैसे पोलिंग करेंगे, मेरे दोस्तों, मुबारक महीना है। अल्लाह की रहमत जोश में रहती है। आप और हम साल के 11 महीने शैतान और नफ्स के भटकावे में आकर अपनी जिंदगी गलत रास्ते पर गुजारते हैं। जब अल्लाह उस माह मुबारक की रात की मुबारक घड़ियों में अपनी शान के मुताबिक आसमानों पर फरिश्ते पुकारते हैं कि है कोई अल्लाह से भीख मांगने वाला, है कोई अल्लाह से रिस्क मांगने वाला, है कोई अल्लाह से इज्जत मांगने वाला। तो हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला माह मुबारक की रातों में जागकर अल्लाह से भीख मांगने वालों को, मग़फ़िरत की भीख मांगने वालों को अल्लाह उनको मायूस नहीं करता। तो मुझे पूरा यकीन है कि रमजान आएगा, और जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह तूने हमको रजब में पहुंचा दिया, हमको शाबान भी अता कर और रमजान भी अता कर। तो इंशाअल्लाह ताला रमजान हम तमाम को मिलेगा और हम तमाम मिलकर दुआ करेंगे कि अल्लाह ये तेरा मुबारक महीना जिसमें आपने कुरान करीम को नाजिल किया, जिसने आपने कहा कि रमजान ढाल है, गुनाहों से बचाती है, रमजान गुनाहगारों के गुनाहों को जला देता है, तो हम अल्लाह से भीख मांग कर दुआ करेंगे। अल्लाह जब तूने हमको बता दिया कि शैतान को जकड़ दिया जाएगा, तो परवरदिगार हिंदुस्तान में जितने जमहूरियत के दुश्मन शयातीन हैं, इनको भी तू जकड़ दे, इनको भी तू जंजीरों में डालकर इनको गुमनामी के वादियों में पहुंचा दे, जिन्होंने शयातीन के एजेंट नहीं बल्कि शयातीन की औलाद का रोल अदा किया। तो डरने की बात नहीं है, और हमारे पेट में अगर नहीं रहेगा तो हम बड़ा अच्छा काम करते हैं, भूखे रहकर हम बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला रमजान के महीने में दबाकर पोलिंग होगी, और जब 23 को नतीजा आएगा, अगर आज की चांद की तारीख से देखा जाएगा तो 23 मई को नतीजा आएगा, उस दिन 17 रमजान।
मारी के हक़ व बातिल, जंगे बदर, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको कामयाब और कामरान करेगा। तो मैं हमारे उन भाइयों से अपील कर रहा हूं कि जो रमजान को लेकर फिक्रमंद है, हरगिज फिक्र मत करिए, सुबह सहरी करिए, नमाज फजर अदा करिए, सीधा पोलिंग बूथ को जाइए और बटन दबाइए और कहिए अल्लाह शैतान को शिकस्त देने के लिए बटन दबा रहा हूं। ये काम हमको करना है। और आपको तेलंगाना आंध्रा की आवाम को माह शाबान 11 अप्रैल आपको वोट डालना है। बिहार में अख्तरुल ईमान को कामयाब करना है इंशाअल्लाह ताला। बिहार में नीतीश और मोदी की हुकूमत जुल्म की इंतहा कर दी गई। सीतामढ़ी में एक वाकया पेश आया 3 मार्च के दिन, 2 नौजवान बच्चे गुफरान और तस्लीम को सीतामढ़ी बिहार की पुलिस ने उठाया और 2 दिन के बाद उनकी लाश को घर को पहुंचाया। गुफरान के मां बाप ने कहा कि जब हमारे बेटे की लाश हमको मिली तो हमारे बेटे के पैर की उंगलियों और उसके कुल्ले के ऊपर कीले मारे गए थे। अब आप अंदाजा लगाइए, नीतीश कुमार जो मिस्टर मोदी की गोद में बैठे हुए हैं, इनकी हुकूमत में गुफरान के पैर के उंगलियों के ऊपर कीले मारकर, उसके कुल्ले के ऊपर कीले मारे गए और उनकी लाश को, गुफरान और तस्लीम की लाश को भेज दिया गया। गुफरान के बाप ने, उसके भाई ने कहा कि अच्छा होता कि मेरे भाई को गोली मार देते, कम से कम इस तरह तकलीफ दे देकर तो मेरा भाई नहीं मरता। अजीबोगरीब हुकूमत है नीतीश कुमार की। अब नीतीश कुमार ने सस्पेंड किया इंस्पेक्टर को, तो इंस्पेक्टर ही भाग गया, गायब हो गया। इंस्पेक्टर भाग गया, इंस्पेक्टर को नहीं पकड़ सका नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, जब आप मिस्टर मोदी के साथ जाएंगे तो यही होता है कि जिसके पैर में कीले मारे जाते हैं वो इंस्पेक्टर भाग जाता है। कौन सी हुकूमत तुम चला रहे हो नीतीश कुमार? तुम पुलिस को सस्पेंड किए, मगर याद रखो गुफरान और तस्लीम की मौत के जिम्मेदार तुम्हारी हुकूमत है। तुम्हारी हुकूमत की वजह से इन बच्चों की मौत हुई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि ज़ाब्ते अखलाक नाफिद है, 10 बजे जलसा खत्म करना है, मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश कर रहा हूं कि हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट आपकी एक आवाज है। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट आपकी एक शनाख्त और ताकत है। और हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर कामयाबी हासिल करने के लिए जब मरहूम सदर सालारे मिल्लत पहली मर्तबा एमएलए बने पत्थरगट्टी से 1962 में, उस वक्त सालार इलेक्शन लड़े और मरहूम सदर अब्दुल वाहिद ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े थे। सालार एमएलए बनकर मंजलिस की नुमाइंदगी करने के लिए ऐवान असेंबली में गए। उस वक्त आंध्र प्रदेश रियासत थी। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने 50,000 वोट हासिल किए थे। मेरे भाई, 20 साल की मेहनत के बाद, बल्कि 23 साल की मेहनत के बाद 84 में सालारे मिल्लत एमपी सीट पर कामयाबी हासिल किए। हमने मेहनत और जुस्तजू और इत्तेहाद की ताकत की कुव्वत और बलबूते पर इस हैदराबाद की सीट पर अपनी कामयाबी और इस पर अपनी कामयाबी को बरकरार रखा, अपनी बरतरी को बरकरार रखा। और दुनिया जानती है, देखती है
कि हैदराबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी ये हमारे इत्तेहाद की कामयाबी है, ये सही मानों में हमारे कॉम्पोजिट कल्चर की कामयाबी है, ये हमारी सियासी सोच की कामयाबी के साथ गंगा जमुनी तहजीब की कामयाबी है। इसीलिए मुखालिफीन मजलिस को ये बात हमेशा सताती रहती है कि कैसे हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को रोका जाए। असेंबली का इलेक्शन हुआ, बहुत बड़े बड़े लोग आए, बड़ी बड़ी बातें की, हैदराबाद की आवाम ने उनको सुना और सुनने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब किया। अखबार के मालिकीन ने अपने अखबार को काला किया और अपनी जेब में जो अखबार को काला करने के पैसे उनको मिलते थे, उन्होंने मजलिस को बदनाम करने के लिए झूठी खबरें डालकर अपनी जेब को तो गर्म किया, मगर अल्लाह ने उनको शिकस्त दी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब फिर इलेक्शन का मौसम है, फिर आएंगे। जैसा इलेक्शन का मौसम आता है, ये तमाम के तमाम समझते हैं कि बेटा अब ऑटो का मीटर डाउन कर, अब कुछ मिलने वाला है मजलिस के नाम पर। तो अब आप देखेंगे कि नए नए जो अब सो गए थे 2.5-3 महीने से, कोई आएगा मैं फेसबुक पे मैं ऐसा बोला, कोई ऐसा बोला। मेरे भाई, इनकी फिक्र मत करिए, इनका काम सिर्फ यही है कि मजलिस को गाली देने से इनका पेट भरता है, इनका घर जलता है। ये अपना काम करते रहेंगे, हमको अपना काम करना है। आप मजलिस की कामयाबी के लिए काम करिए। और जैसा कि पाशा कादरी साहब ने कहा कि पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाना, हमको अपने पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाना है। ये 50%, 45% पोलिंग परसेंटेज, ये हमारी ताकत और हमारे इत्तेहाद और हमारी सियासी सोच की सही अक्कासी नहीं करता। इस पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाना बेहद जरूरी है। इसके लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। हमारी भी ऐन ख्वाहिश ये है कि हिंदुस्तान के आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त हो। हमारी दुआएं में भी यही है कि अल्लाह इस मुल्क में गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी हुकूमत को तश्कील दे दे। हिंदुस्तान के वजीर आजम का 5-4.5 साल का रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। अब जलसे शुरू होंगे तो इंशाअल्लाह ताला उन तमाम चीजों को पेश किया जाएगा। मगर आप सोचिए, मैं हिंदुस्तान की आवाम से भी अपील कर रहा हूं कि क्या आप ऐसे शख्स को दोबारा वजीर आजम देखना पसंद करेंगे जिसने अपनी साइंटिफिक सोच की मिसाल आपके सामने रखी और कहा कि एक नाला था, गंदा नाला था, नाले में गैस निकलती थी, तो जुगाड़ किया किसी ने और जुगाड़ के जरिए चाय की बंडी वहां पर लगाई और वो गंदे नाले में जो गैस निकलती थी उसमें पाइप घुसेड़ दिया और पाइप घुसेड़ के उसमें उसको चाय बना ली। अब आप अंदाजा लगाइए कि हमारे मुल्क के वजीर आजम कितने बड़े साइंटिस्ट हैं कि गंदी नाले के पास चाय की बंडी और बंडी में उसमें वो गंदे नाले से जो गैस निकल रही थी उसमें पाइप को घुसेड़ के चाय बनाए। हिंदुस्तान के वजीर आजम ये है। अब आप सोचिए किसको वोट दे रहे हैं आप। अब आप सोचिए, सोच समझकर फैसला करिए। इनके बहुत किस्से हैं, एक के बाद एक बोलते रहेंगे, मगर जो शख्स गंदी नाली से गैस बोल रहा है और अजीब व गरीब
पूरे जिस जगह पर तकरीर करके कहा वहां पर पढ़े लिखे लोग बैठे थे, सब थाली मार रहे, वाह 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 वाह, क्या काबिल लोग हैं, क्या काबिल लोग हैं। मैं भी देखना चाह रहा हूं कि कौन से नाले में गैस निकलती। हम भी चाय नहीं बनाएंगे बल्कि आटो में लगा देंगे। कहां है गैस? कितना गैस छोड़ेंगे आप? 5 साल में सिर्फ गैस ही छोड़ते रहे आप, कुछ नहीं छोड़े। ओनली गैस 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 करते रहे खाली आप, लंबा लंबा। समझ में नहीं आया। अब फिर आ रहे, अब फिर आके बोल रहे कि मैं ऐसा कर दिया, सिक्योरिटी की बात। वजीर आजम, आपका एक ही कारनामा मैं बताता हूं, लंबी फेरिस्त है आपकी, आपकी नाकामी की बहुत लंबी फेरिस्त है। ये पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा है, कश्मीर में असेंबली के भी इंतखाबात होना था, इलेक्शन कमीशन बोला नहीं कर सकते। अगर इलेक्शन हो रहा तो सिर्फ 2 मशीन लगाने की जरूरत है, वोटर तो जा रहा है वोट डालने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं कर सकते भाई, हालात खराब, इसलिए सिर्फ पार्लियामेंट का इलेक्शन। चलिए मान लिए, कश्मीर में अनंतनाग एक पार्लियामेंट की सीट है। क्या आपने कभी सुना कि एक पार्लियामेंट की सीट का इलेक्शन 3 दिन होगा, 3 फेज में होगा? यानी अनंतनाग में 4 जिले हैं, तो एक फेज में 2 जिले, दूसरे फेज में 1 जिला और तीसरे फेज में 1 जिला। वाह मोदी जी वाह, क्या आपने कश्मीर को बना दिया कि एक पार्लियामेंट की सीट का इलेक्शन आपकी गवर्नेंस की वजह से 3 फेज में हो रहा। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए। मगर आपकी नजर कश्मीर को लग गई। अनंतनाग की सीट का इलेक्शन 3 फेज में। हम तो सुने थे कि 3 फेज का शार्ट लगता, यहां तो 3 फेज में इलेक्शन हो रहा है। ये इनके कारनामे, इनकी हुकूमत, महबूबा के साथ हुकूमत किए, हुकूमत गिरी तो गवर्नर राज आपका है 8 महीने से। आप इस पर कोई बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं बात करें कि एंटी नेशनल। आखिरी बात, नेपोलियन एक बहुत बड़ा बादशाह था। 1815 में वो वाटरलू की जंग हार गया, वाटरलू की जंग हार गया, बहुत बड़ा। तो नेपोलियन अब मौजूदा जमाने में वापिस आया। किसी ने जोक लिखा, यकीन मत करिए, नेपोलियन वापिस आया। वापिस आकर अमेरिका के ट्रंप से कहा कि ट्रंप, अगर तेरे पास जो हथियार है मेरे पास होते तो वाटरलू की जंग नहीं हारता। वो आके मित्रों से भी मिला, मित्रों से मिलके बोला, मित्रों मैं वाटरलू की जंग हारता ही नहीं था। मित्रों बोले कैसे मित्रों, क्या वजह बताइए? तो बोले आपके साथ जो आपकी ताईद में मीडिया है, अगर वो मीडिया मेरे पास होता तो मेरे को जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं जीत जाता। अब आप बताइए, ये अभी ओनली 2 वाकयात शुरू किया हूं। इलेक्शन चलेगा अपन और बोलेंगे, मगर 2 से स्टार्ट किए हैं, आगे बहुत है। मित्रों की लंबी फेरिस्त है, इसीलिए इनको बड़ी तकलीफ होती। ये शेरवानी असेंबली पार्लियामेंट में नहीं दिखना, इन्हें खड़ा हुआ कि कुछ ना कुछ अरे हम बोल लेंगे और बगैर खौफ के बोलेंगे, अखलास के साथ बोलेंगे। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खुसूसियत है कि 540 का ऐवान है और सबको इंतजार होता है कि हैदराबाद का ये शख्स क्या कहेगा। ये हैदराबाद का शख्स जो कहता है वो हैदराबाद की आवाम के दिलों में छुपे हुए जज्बात को अपनी जबान पर लाकर तर्जुमानी करने की कोशिश करता है। 11 अप्रैल के दिन निकलकर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। शुक्रिया, खुदा।